तो डियर फ्रेंड्स, बेसिकली आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये एक अच्छी थियरी है जो कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को जोड़ती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये जो थियरी है ये एक्चुअल में जो बड़ी बड़ी क्वांटिटीज हैं, बल्क क्वांटिटीज, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मोशन हो रहा है उससे जोड़ती है। तो मॉलिक्यूलर जो मोशन है उसको अगर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से जोड़ रही है तो इट इज लाइक अ कनेक्टिंग लिंक, है ना। क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स चलता है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स चलता है। और बेसिकली जो मैक्रोस्कोपिक लेवल है, मैक्रोस्कोपिक लेवल बड़े लेवल पे, जैसे जब हम जिसमें कंटेनर की बात करते हैं, गैस इन अ कंटेनर, बल्क क्वांटिटीज की बात करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मतलब क्वांटिटीज इन टोटल। क्योंकि एक बंदे का तो प्रेशर हम ढूंढते नहीं है ना, एक बंदे का टेम्परेचर, एक मॉलिक्यूल का प्रेशर टेम्परेचर तो ढूंढते नहीं है। तो हम पूरे की पूरी गैस का प्रेशर टेम्परेचर पता करते हैं, पूरी गैस की वॉल्यूम नॉर्मली पता करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक चीज हो गई, तो हमारा यूजुअल जो थर्मोडायनेमिक्स है वो काम आता है। तो इन दोनों को, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को और जो अपना यूजुअल थर्मोडायनेमिक्स है, इसको कनेक्ट करने वाली जो थियरी है वो है केटीजी। पूरी तरीके से ये सफल नहीं होती है, लेकिन फिर भी काफी हद तक हमें एक रफ पिक्चर दे देती है दिमाग में कि मॉलिक्यूल के ऐसे कौन से मोशन हो रहे होंगे, मॉलिक्यूल ऐसा क्या कर रहा होगा जिससे कि कंटेनर में जो प्रेशर बन रहा है वो P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। तो आइए उसी जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला डेरिवेशन जो हम करने वाले हैं वो है प्रेशर का डेरिवेशन, जिसको हम लिंक करेंगे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी से कि भाई मॉलिक्यूल की अगर इतनी इतनी स्पीड रही तो प्रेशर कितना कितना बनेगा, प्रेशर की क्या वैल्यूज होंगी। तो आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास। सो लेट्स से दैट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमारे पास जो है तीन एक्सिस हैं। एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, एक है जेड एक्सिस। ये जो तीन एक्सिस हैं, बेसिकली ये तीनों में हम एक क्यूब रख देते हैं, तो हम एक क्यूब यहाँ पे जो है प्लेस कर देते हैं। आप समझ रहे हैं क्यूब? तो बेसिकली ये मैंने ऐसा करके बना दिया। अप टू द मार्क एकदम ना बने तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं, हालांकि एक टीचर को क्या क्या होना पड़ता है। बट एनीवे, जो है मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा अच्छे से अच्छा बना सकूं, या ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही बन रहा है। चलिए, इतना बुरा आर्टिस्ट भी नहीं हूं। खैर, तो ये जो है एक क्यूबिकल कंटेनर है। देखिए, कंटेनर कोई भी शेप कर लेंगे ना, आंसर चेंज होने वाला नहीं है, आंसर वही आने वाला है। बट हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए, अरे भाई 12वीं के बच्चे ही तो है ना, तो बेसिकली 12वीं के बच्चे लोग, हम लोग इजी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं पहले, है ना। टफ चीजों के साथ तो बाद में डील कर ही लेंगे जब हम इंजीनियरिंग में जाएंगे या साइंटिस्ट बनेंगे। तो कंटेनर, क्यूबिकल कंटेनर ऐसा मान लीजिए, ठीक है। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल है जो कि कुछ स्पीड से बेसिकली चल रहा है। अच्छा, मैं जरा मॉलिक्यूल का कलर थोड़ा डार्क चुन लेता हूं। तो ये मॉलिक्यूल है जो कि कुछ तो एक रैंडम डायरेक्शन में विथ सम स्पीड v चल रहा है। अब जो रैंडम डायरेक्शन में बेसिकली v स्पीड है, उस v स्पीड के तीन कंपोनेंट्स आप जानते हैं कि इजीली बन सकते हैं। तो उसका यानी कि थोड़ा सा vz बन सकता है, उसका एक vy बन सकता है, और उसका जो है vx बन सकता है ना। तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे v की जो वैल्यू है वो कुछ और नहीं बल्कि √vx स्क्वायर प्लस vy² प्लस vz² है, जहाँ पे v बार को हम ऐसा लिख सकते हैं vxi कैप, vy j कैप, vz k कैप। हालांकि ऐसा वेक्टर नोटेशन लिखने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, बट ठीक है, मतलब एक होलसम पिक्चर मिल जाएगी हमें। तो भैया ये वेलोसिटी है इस बंदे की, समझ रहे हैं आप, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है। अच्छा, अब ये मॉलिक्यूल हेडेड है, मतलब जा रहा है टूवर्ड्स, हम कह सकते हैं इस वॉल की तरफ, है ना। ये जो वॉल है टूवर्ड्स दिस वॉल, तो इसे शेडेड मतलब रीजन जो है हम ऐसा बना देते हैं, ठीक है, शेडेड रीजन बना देते हैं। ओके, तो मतलब यानी कि इस वॉल पे जाके ही गिरेगा। इस वॉल का नाम चाहे तो आप रख सकते हैं, अगर जस्ट रखना ही है फॉर द नेम सेक, तो ABCD, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आप चाहे तो
रख सकते हैं इसका नाम ABCD वॉल। अच्छा, अब एक्चुअल में इसमें हमें आगे क्या करना है, हमारा जो मॉलिक्यूल है बेसिकली उसका मास मान लेते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल पकड़ रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स तो हजारों हैं इसके अंदर, बल्कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं, और चाहे तो आप एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, यानी कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका मास m है, तो वो तो सब आप लोग लिख लीजिएगा, जो बीच में इंग्लिश में जो हम लोग नॉर्मली चीज़ें लिखते हैं डिटेल में, जिसे कभी कभार आप लोग भाषण भी कहते हैं, भाषण लिखना, तो वो आप लोग लिख लीजिएगा कि बेसिकली लेट द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल बी m, है ना। तो वो मास ऑफ द मॉलिक्यूल है। अब x डायरेक्शन में मॉलिक्यूल की स्पीड जो होगी वो vx होगी। मैं सिर्फ x डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि मतलब मॉलिक्यूल जब टकराने वाला होगा ना इस वॉल से, तो उसका x कंपोनेंट ही बदलेगा, उसके y कंपोनेंट पे z कंपोनेंट पे कोई असर नहीं होगा। मतलब देखिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को तो मैं आपको समझाता हूं। ये एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है। इस दीवार पर अगर एक मॉलिक्यूल जाके टकराएगा, लेट से ऐसे, ठीक है, इस तरीके से टकराएगा और फिर बाउंस होके आएगा बेसिकली इस तरीके से, ऑब्वियसली ऐसे ही बाउंस होगा, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सेम होना चाहिए बाउंसिंग में। अरे भाई, ये नेचर है भाई, ये लॉ ऑफ द नेचर है, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं ला सकते। तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने इसके कंपोनेंट बनाया, मान लो कि ये वेलोसिटी है ना, इस तरफ डायरेक्टेड है, मतलब गया था ऐसे फिर आया ऐसे, इलास्टिक कोलिजन है ना। यहाँ पे सब कुछ अच्छा मानना है, आइडियल मानना है, सब कुछ बिल्कुल इलास्टिक। भाई क्यों मानना है आइडियल? अरे भैया, आइडियल गैसेस के ऊपर ही काइनेटिक थ्योरी अप्लाई होती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आइडियल गैसेस के लिए, रियल गैसेस के लिए नहीं है। तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है ना, एकदम इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो जो स्पीड से गया वही स्पीड से लौटेगा। अभी वो सब डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ मोमेंटम की बात करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट नीचे के डायरेक्शन में है और एक कंपोनेंट आगे के डायरेक्शन में है ना, क्योंकि ये बंदा क्रॉस में जा रहा है, मतलब कैसे जा रहा है, थोड़ा आगे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। जब रिटर्न आ रहा है तो बेसिकली देखिए, थोड़ा नीचे भी है इसका कंपोनेंट और थोड़ा पीछे भी है। इसको पीछे ही बोलेंगे ना, अगर मैंने उसको आगे बोल दिया तो इसको तो पीछे ही बोलना पड़ेगा ना। तो आप देख सकते हैं कि वाई कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, टकराने के बाद वाई कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो एक्स कंपोनेंट था ना, ये रिवर्स हो गया। एक्स कंपोनेंट टकराया तो इसने एक्शन दिया, मतलब दीवार को, तो दीवार ने रिएक्शन दिया। तो जिस डायरेक्शन में एक्शन रिएक्शन होता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज भी होता है। आई होप कि आपको इस बात की जानकारी है। अगर नहीं है तो न्यूटन का सेकंड लॉ डिटेल में पढ़ लीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो एक्सटर्नली वॉल अप्लाई कर रही है ना फोर्स इस बंदे पे, तो उसका मोमेंटम चेंज होगा ना इन अ गिवन टाइम। तो बेसिकली the rate of change of linear momentum is directly proportional to external force and is happening in the direction of force, मतलब and it happens, थोड़ी बुरी सी इंग्लिश हो गई बीच में, anyway and it takes place in the direction of force. Listen, rate of change of momentum force को proportional है, ये बात तो सही है, लेकिन मोमेंटम का जो चेंज होता है, बदलाव होता है, किस डायरेक्शन में होता है? चेंज इन मोमेंटम हैपेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये भी है न्यूटन के सेकंड लॉ में, ये भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, the change of momentum takes place in the direction of the applied force. तो बेसिकली जब फोर्स इस तरीके से दिया है, इस तरीके से दिया है वॉल ने मॉलिक्यूल को, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से ही चेंज आएगा, ये वाला चेंज नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही चेंज होगा। तो डिस्कशन के लिए यही बंदा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे जा रहा था तो प्लस वी एक्स है, पीछे आ रहा है तो माइनस वी एक्स है, ठीक है। अच्छा, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल कितना है? ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल है जो है पी आई इक्वल्स टू एम वी एक्स, पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना। अरे मैं सिर्फ एक्स कंपोनेंट की बात करूंगा भाई, वाई और जेड बाद में, उसको जनरलाइज कर लेंगे, अभी नहीं लेते। इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? माइनस एम वी एक्स होगा, ये फाइनल मोमेंटम होगा ना। अरे भाई, इनिशियल मोमेंटम आगे की तरफ है, फाइनल मोमेंटम जो होगा वो पीछे की तरफ होगा, पीछे की तरफ है ना, पीछे की तरफ। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? इट विल बी माइनस एम वी एक्स माइनस प्लस एम वी एक्स, है ना। इसमें से इसको घटा देंगे ना, तो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम में आपको जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है
-2 mvx, ये मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ है, मॉलिक्यूल का मोमेंटम इतने वैल्यू से बदला है। अच्छा, आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर एक सिस्टम है, जो कि है यहाँ पे एक सिस्टम है, एक मॉलिक्यूल का और एक दीवार का, तो एक सिस्टम का मोमेंटम कभी बदलना नहीं चाहिए। सिस्टम का मोमेंटम नहीं बदलना चाहिए बिकॉज देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब इस सिस्टम के बाहर अगर मैं एक मॉलिक्यूल को और दीवार को सिस्टम मान लूं, देखो अगर सिर्फ मॉलिक्यूल लोगे ना तो मॉलिक्यूल के लिए ये बाहर की चीज है, दीवार बाहर की चीज है, तो मॉलिक्यूल का मोमेंटम तो चेंज होगा ही क्योंकि दीवार एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रही है। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल और दीवार को मिला के अगर सिस्टम मान लूं तो अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये इंटरनल फोर्सेस बन गए। तो अगर ये इंटरनल फोर्सेस बन गए हैं तो बेसिकली नेट चेंज इन मोमेंटम जीरो होना चाहिए। नेट चेंज इन मोमेंटम जीरो होना चाहिए, मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल शुड बी इक्वल टू जीरो। अरे भाई समझिए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल जीरो होना चाहिए मिला जुला के। तो इससे तो यही मतलब साबित हुआ कि अगर डेल्टा पी एम -2 mvx है तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, डेल्टा पी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू +2 mvx। तो एक मॉलिक्यूल ने टकरा के दीवार का जो मोमेंटम है वो इतनी वैल्यू से चेंज कर दिया, इतनी वैल्यू से चेंज कर दिया दीवार का मोमेंटम। अब बेसिकली कुछ बच्चे यहाँ पे एक आपत्ति उठा सकते हैं, आपत्ति कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सर, आपत्ति समझते हैं ना आप लोग, मतलब किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। कोई कह सकता है सर मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हुआ, समझ में आता है, वो आगे ही जा रहा था पीछे आ गया, लेकिन दीवार का मोमेंटम चेंज होना, अरे ये भी कोई बात हुई? दीवार का मोमेंटम भला कैसे चेंज हो सकता है? दीवार तो जगह पे ही खड़ी रहती है ना, दीवार कहीं चल के थोड़ी ना जा रही है। और यहां पे तो हमें वेलोसिटी का टर्म दिखाई दे रहा है। लिसन, दीवार मॉलिक्यूल के सामने है ना इनफाइनाइट मास की है, तो अगर इनफाइनाइट मास है तो वेलोसिटी जीरो भी रह सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो बेसिकली, अच्छा मैं आपको एक मैथ्स की बात बता दूं, वैसे ये सब चीजें इलीगल है मैथ्स में, लेकिन फिर भी मुझसे मैथमेटिशियंस अग्री करेंगे कि इंफिनिटी इंटू जीरो इज नाइदर इंफिनिटी एंड नॉर जीरो, है ना, नाइदर इंफिनिटी नॉर जीरो, इट इज सम फाइनाइट वैल्यू। सो ये 2 mvx तो एक फाइनाइट वैल्यू है, तो इसमें मास इनफाइनाइट है और इसमें वेलोसिटी जीरो है। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो अगर दीवार बेसिकली कहीं चल के नहीं भी जा रही है तो भी उसका मोमेंटम चेंज हो सकता है, तो भी उसका मोमेंटम चेंज हो सकता है। ऐसा मान लीजिए कि दीवार इनफाइनाइट मास की है, इसलिए उसकी वेलोसिटी जीरो है और इन दोनों को मिला के एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। एनीवे, अब इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं यार, ये सब फिर क्या है ना केटीजी के डोमेन के बाहर हो जाएगा, फिर ये सब हमें लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में आ जाना पड़ेगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, कहानी को और अच्छी तरीके से जो है आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो दीवार का मोमेंटम इतना चेंज हुआ एक बार टकराने से, लेकिन जरूरी तो नहीं कि बेसिकली मॉलिक्यूल एक ही बार टकराए, 5 बार भी टकरा सकता है, 1 सेकंड में 10 बार भी टकरा सकता है। तो पर यूनिट टाइम कितनी बार टकरा रहा है और कितनी बार मोमेंटम चेंज कर रहा है, उसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे? उसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे? अरे भैया बहुत ईजी है, क्योंकि देखो फोर्स निकालना है तो तुम्हें यार सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम ही नहीं निकालना है वॉल का, वॉल पे जो एक्सर्टेड फोर्स है सिर्फ उससे वो आपको चेंज ऑफ मोमेंटम से नहीं निकाल पाओगे। अरे भैया टाइम इंटरवल भी तो चाहिए ना, तो यही मोमेंटम कितनी कितनी देर में डिलीवर हो रहा है दीवार पे, वो इंपॉर्टेंट है। ये मोमेंटम मिलने का कुछ तो टाइम होगा ना। अरे भाई मॉलिक्यूल बेसिकली टकरा के अभी चला गया सपोज, और कभी लौट के आया ही नहीं, तो ये तो इनफाइनाइट टाइम हो गया ना, तो फोर्स जीरो हो गया। मतलब इस मॉलिक्यूल के टकराने के बाद अगर मैंने घड़ी स्टार्ट किया, एक बार मोमेंटम चेंज होने के बाद घड़ी मैंने स्टार्ट किया, तो मॉलिक्यूल दूसरी बार कभी जिंदगी में लौट के नहीं आया, तो फोर्स तो जीरो हो जाएगा ना दीवार पे। लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि मॉलिक्यूल बार बार आएगा, जाएगा अंदर, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लड़ेगा, कोलिजन करेगा, जो भी करेगा वी डोंट केयर। हम मान के चल रहे हैं कि कोलिजन कर ही नहीं रहा है, चुपचाप जा रहा है, वापस लौट के आ रहा है। हम मान रहे हैं कि हम चुपचाप जा रहे हैं, वापस लौट के आ रहा है। अच्छा ऐसा मान सकते हैं क्या? हाँ मान सकते हैं भाई, सब कुछ आइडियल मानना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर बहुत लो कंसिडर किया है। लिसन, प्रेशर हमने बहुत लो माना है, मतलब मॉलिक्यूल सच में बहुत दूर दूर है तो उनके कोलिजन्स भी बहुत कम है। प्रेशर कम क्यों माना है? अरे भैया देखो, अगर आप चाहते हैं कि काइनेटिक थ्योरी आपकी प्रॉपरली अप्लाई हो तो काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशंस तो आपको मानने पड़ेंगे ना। काइनेटिक थ्योरी का अजम्पशन क्या है कि मॉलिक्यूल्स का साइज बिल्कुल जीरो होता है और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जीरो होता है। मॉलिक्यूल्स का साइज भी जीरो, उनके बीच का फोर्स भी जीरो, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी जीरो। तो भैया कोलिजन भी जीरो मान लो ना, कि कोलिजन हो ही नहीं रहे अंदर, कोलिजन हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ दीवार के साथ। तो अगर एक बंदा टकरा के अभी भी गया और मैंने घड़ी शुरू किया
तो इस दीवार से टकरा के फिर वापस इस दीवार पे टकराएगा, तो मुझे तो इसी दीवार का दिखना है ना। अरे वो दूसरी दीवार का क्या हो रहा है वो भूल जाओ, इस दीवार पे कब लौट के आ रहा है। तो अगर ये 0 टाइम है, यहां से जब वो निकला तब वो 0 टाइम पे निकला, तो कितनी देर में 2 MV देगा, फिर वापस से कितनी देर में 2 MV देगा, यही तो टाइम निकालना है। यही तो टाइम निकालना है कि 2 MVx ये कितनी कितनी देर में दे रहा है। अरे तभी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पता चलेगा ना भैया, कि कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है कितने कितने टाइम में। तो बेसिकली यहाँ पे हम लिखेंगे 2 MVx और नीचे डेल्टा टी को कितना लिखेंगे, डेल्टा टी क्या है, टाइम है ना, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स विद द वॉल, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स विद द वॉल, दो कोलिजन्स जो वॉल के साथ हो रहे हैं उसके बीच का टाइम। तो वो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2L। अरे भैया एक बार जाने का और एक बार आने का डिस्टेंस, तो 2L डिस्टेंस, मतलब इधर ही जा रहा है इधर से आ रहा है, ठीक है। वो मैं ऐसा बना दे रहा हूं तो उसको अलग कुछ मत समझ लेना, ऐसे ही जा रहा है और ऐसे आ रहा है मान लीजिए। अरे एक्स मोशन कंसीडर कर रहे हैं यार, बाकी वो जा कैसे भी रहा होगा मुझे कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली एक्स मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो 2 MVx अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो ये हो गया और स्पीड क्या हो गई, Vx हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो फोर्स एक मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल नंबर 1 वो एक्सर्ट कर रहा है mvx1 स्क्वायर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक मॉलिक्यूल जो फोर्स दे रहा है, एक सेकंड यहाँ पे L कहाँ है, हाँ L है, तो एक मॉलिक्यूल इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अच्छा एक ही मॉलिक्यूल है क्या, नहीं, देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स। तो नेट फोर्स विच विल बी एक्सर्टेड, यानी कि ऑन एन एवरेज है ना, ऑन एन एवरेज नेट फोर्स विल बी एक्सर्टेड विल बी m/l, पहले मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर, दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर, तीसरे मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। इस तरीके से हमको लेना होगा। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे हैं। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, मोनोटोनस हो जा रहा है। तो ये आ गया, ठीक है। तो एफ नेट जो आ रहा है कि एवरेज फोर्स, इट इज m/l इनटू ऑल दीज थिंग्स। अच्छा बाय द वे मैं वापस लिख क्यों रहा हूँ इसे, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेशर का क्या, फोर्स तो अप्लाई हो गया, इतने सारे मॉलिक्यूल्स मिलके जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दीवार पे उतना है। तो प्रेशर का क्या, तो प्रेशर कितना अप्लाई होगा, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया कौन सा भैया, हमें तो यही लेना ना, एक्स मोशन है तो भैया ये दीवार लेनी है, तो ये दीवार लेनी है, तो इसका एरिया कितना होगा L स्क्वायर, क्योंकि क्यूब जो है उसकी लंबाई मैं L मान लेता हूँ ना, क्यूब की जो साइड्स की लंबाई है L है, तो L स्क्वायर इज द एरिया, L क्यूब इज द वॉल्यूम। तो अरे समझ पा रहे हैं ना, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली L स्क्वायर नीचे एरिया हो गया और फोर्स कितना है m/l, और फिर यही चीज पूरा ब्रैकेट Vx1 स्क्वायर, Vx2 स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना, इस तरीके से है। तो प्रेशर एक्सर्टेड आ जाएगा m/v इंटू Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सिंपल सी बात समझ में आई है। अच्छा अब ये Vx1, Vx2, Vx3 जो चीजें हैं ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्पीड है, लेकिन इन जनरल एक एवरेज स्पीड भी तो निकाल सकते हैं ना हम, कि भाई हर एक मॉलिक्यूल के पास इतनी स्पीड होगी ऑन एन एवरेज इन द एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन की अगर हम एक एवरेज स्पीड निकालें तो वो क्या होगा कि इट विल बी लाइक Vx1 का स्क्वायर। एक सेकंड ना, मैं यहाँ से पहले बाहर हटा देता हूँ, लेट्स कीप इट सिंपल। एक सेकंड, यहाँ पे सब स्क्वायर्स में है ना, तो एक काम करते हैं, मीन स्क्वायर स्पीड निकालते हैं, मतलब मीन स्क्वायर स्पीड। आप समझ रहे हैं, अरे ये वेक्टर वाला बार नहीं रहा बाबा, मीन वाला बार है, मीन वाला। तो मीन, अरे मीन मतलब एवरेज यार, तो एवरेज निकाल रहा हूं, तो Vx1 स्क्वायर का, Vx2 स्क्वायर का, Vx3 स्क्वायर का, ऐसे लेके टोटल n मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो डिवाइड बाय n कर दूंगा मैं। अरे भैया लास्ट वाला होगा ना Vxn का स्क्वायर, ठीक है, तो मैं ऐसा कर दूंगा। अच्छा एक बात बताइए, सादा सादा मीन निकालने के बजाय हमने क्यों जबरदस्ती है ना ऐसे स्क्वायर मीन निकाला, मतलब स्क्वायर्स को ऐड करके फिर n से डिवाइड कर रहे हैं। उसके पीछे वजह यह है कि एक वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, एक वेलोसिटी नेगेटिव, तो एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, ऐसे करके अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, जो सबको अगर मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा ना, अरे ये वेलोसिटीज ही है ना बेसिकली, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन की बात की है ना कि भाई ये इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसा लाइक दैट। तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने डायरेक्टली इनको एज इट इज ऐड कर लिया ना, तो आई मे गेट जीरो, आई मे गेट इन जनरल जीरो, बिकॉज देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन। सो आधे मॉलिक्यूल्स अगर इधर जा रहे हैं तो आधे मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं हम अप्रोक्सीमेटली, एंड इसका नेट इफेक्ट जीरो आएगा। तो अगर मैंने डायरेक्टली Vx1, Vx2, Vx3 ऐड कर लिया, डिवाइड बाय n किया, तो मुझे जीरो आ सकता है। तो जब हमें जीरो नहीं चाहिए होता है ना, तो हम क्या करते हैं पता है, ऐसी चीजों को हम पहले स्क्वायर करते हैं, ऐड करके उनका मीन निकालते हैं और फिर बाद में रूट ले लेते हैं। अरे भाई यही चीज आप उसमें भी करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी में। अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट में अगर आपको एक साइकिल के अंदर पावर जो यूज हुआ है वो निकालना है, एवरेज पावर यूज्ड इन वन साइकिल, तो अगर आप इसको डायरेक्टली निकालेंगे ना एवरेज पावर को, तो आपको आंसर जीरो आएगा, क्योंकि
ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो एवरेज 0 आएगा। तो इसमें आप क्या करते हैं, रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है, पहले तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होके मतलब स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाता है, वो तो पॉजिटिव था ही तो पॉजिटिव होगा ही, लेकिन जो माइनस है वो भी स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाता है, और फिर उसका एवरेज मतलब निकल जाता है, फिर डिवाइड कर देते हैं उसको, मतलब समझ रहे हैं ना, और रूट निकाल लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं, तो रूट मीन स्क्वायर। तो हम लोग फिर पीआरएमएस देखते हैं, पीआरएमएस वैसे ही करंट का भी देखते हैं। करंट भी अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट देखेंगे तो एक साइकिल में टोटल एवरेज उसका अगर देखेंगे तो 0 आएगा। तो भाई उसका तरीका क्या है कि पहले आप स्क्वायर करो फिर उसका रूट ले लो, है ना, तो रूट मीन स्क्वायर। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, आई होप आप समझ पाए। एनीवे, तो देयरफॉर vx1 स्क्वायर vx2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vxn स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स vx स्क्वायर बार, है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स vx स्क्वायर बार। तो अब ये चीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, इसकी जगह पे ये डाल सकते हैं, राइट। तो इसकी जगह पे हम वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, p इज इक्वल्स टू m बाई v n इंटू vx बार का स्क्वायर, है ना, m बाई v या करेक्ट n vx बार का स्क्वायर, करेक्ट, ये बिल्कुल राइट है। अब ये तो जो प्रेशर है भाई, हमने क्या कर दिया ना, ये थोड़ा ओवर कैलकुलेट कर लिया। ओवर कैलकुलेट इन द सेंस, सुनिए, ओवर कैलकुलेट करने का मतलब ये है, इसमें मैंने n मॉलिक्यूल्स थे, गैस के कितने मॉलिक्यूल्स थे कंटेनर में, क्यूबिकल कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स थे गैस के, n मॉलिक्यूल्स थे। अरे सभी को मैंने मान लिया कि एक साथ है ना, मतलब यानी कि x डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट दैट इज नॉट द रियलिटी ना, कुछ y डायरेक्शन में भी होंगे, कुछ z डायरेक्शन में भी होंगे। तो ये प्रेशर ओवर कैलकुलेट हो गया, मतलब 3 गुना ज्यादा कैलकुलेट हो गया। मैंने एक ही डायरेक्शन लेके जो प्रेशर कैलकुलेट कर लिया है, अरे अगर मैं नेट प्रेशर निकालने जाऊंगा ना एक्चुअल में, तो वो इसका 1/3 होगा, इट विल बी 1/3। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्चुअल में किसी भी एक दीवार में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा ना, दैट विल बी 1/3। तो मुझे यहाँ पे 1/3 ऐड कर देना चाहिए, तब जाके ना वो बराबर होगा कि 1/3 अगर मैं यहाँ मतलब ऐड इन द सेंस मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। अगर मैं 1/3 मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो वो एक्चुअल प्रेशर मिलेगा इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब इन एवरी डायरेक्शन, समझ रहे हैं, एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन का यहाँ पे मतलब हो जाएगा इन एवरी डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ओवर कैलकुलेशन किया है। अच्छा, वैसे 1/3 तक पहुंचने का आप बोलोगे सर यार ये लॉजिक आपका समझ में नहीं आ रहा, मैथमेटिकली पहुंचा हूं मैं वहां तक, तो ठीक है मैं मैथमेटिकली भी पहुंचा देता हूं। देखो कोई तो प्रिफर्ड डायरेक्शन है नहीं, मॉलिक्यूल किधर भी जा सकता है। तो बेसिकली vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू vy स्क्वायर इज इक्वल्स टू vz स्क्वायर। अरे भाई मीन वेलोसिटीज x में, y में, z में सेम ही आएंगे ना, सिमिलर ही आएंगे ना, कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन तो है नहीं ना कि एक ही डायरेक्शन में अगर x में जाओगे तो ज्यादा फास्ट भाग रहे हैं मॉलिक्यूल्स, y में थोड़ा स्लो भाग रहे हैं, z में और स्लो या z में और फास्ट, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो ये वेलोसिटीज तो सिमिलर ही आएंगी ना। आई होप कि आप ये बातें समझ पा रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं मीन वेलोसिटी लूंगा तो उसका अगर स्क्वायर लूंगा, मीन वेलोसिटी का स्क्वायर, अरे यार मैंने वेक्टर क्यों बना दिया, मीन वेलोसिटी का स्क्वायर लूंगा तो वो क्या आएगा, vx स्क्वायर मतलब vx बार स्क्वायर, vy बार स्क्वायर और vz बार स्क्वायर। अरे ऐसे ही आएगा ना। अरे v की वैल्यू क्या होगी भाई, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर vz स्क्वायर, ऐसी होगी ना। आई होप आप समझ पा रहे हैं, एकदम बेसिक मैथ्स है। तो ये होगा राइट, लेकिन vx vy vz स्क्वायर सब सेम है, इक्वल है। तो मैं ये नहीं लिख सकता हूँ क्या कि 3vx बार स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इसको। अरे भाई ये भी vx है, ये भी vx है ना, सेम ही तो है सब लोग। तो फिर क्या हो जाएगा कि vx बार स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/3 v मीन का स्क्वायर, 1/3 v मीन का स्क्वायर। सो उसको लेके हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, p इज इक्वल्स टू 1/3, अरे आई होप के समझ में आ रहा है भैया आपको, m/v n, और vx स्क्वायर क्या है भैया, vx स्क्वायर की जगह पे तो मैंने डाला ना 1/3 v बार स्क्वायर। अरे मैंने vx स्क्वायर की जगह पे जो डाला है 1/3 v बार स्क्वायर। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। तो इसकी जगह पे मैंने डाला है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रेशर का फॉर्मूला, ये आ गया हमारा प्रेशर का फॉर्मूला। सो दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज इंडीड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है प्रेशर के, प्रेशर जो है ना इट डिपेंड्स ऑन द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है प्रेशर। और प्रेशर है ना, देखो ना माइक्रोस्कोपिक चीजें जो वेलोसिटी थी, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल की जो स्पीड थी ऑन एन एवरेज स्पीड है ना, एक पार्टिकल की, एक मॉलिक्यूल की, उससे प्रेशर कैसे जनरेट होता है वो समझ में आ रहा है। आई होप कि यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस, यू शुड अप्रिशिएट दिस इज इंडीड वेरी 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 इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी फैसिनेटिंग। अच्छा बाय द वे इसको और भी थोड़ा सा है ना ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 सम m by v
एंड देन v बार स्क्वायर। तो बेसिकली m और n को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल गिव मी टोटल मास ऑफ द गैस। टोटल मास ऑफ द गैस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल गिव यू डेंसिटी, सो इट कैन बिकम 1/3 रो v बार स्क्वायर। सो दैट्स हाउ द प्रेशर इज रिलेटेड टू इवन डेंसिटी। मतलब डेंसिटी का भी हमें फॉर्मूला मिल चुका है कि डेंसिटी का प्रेशर से क्या लेना देना है और डेंसिटी का वेलोसिटी के स्क्वायर से क्या लेना देना है, पार्टिकल के इंडिविजुअल पार्टिकल के वेलोसिटी के स्क्वायर से क्या लेना देना है। सो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब इसके आगे की कहानी कि भाई टेम्परेचर को कैसे रिलेट करेंगे हम स्पीड से, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।